फिल्म की शुरुआत में हम ईवा को देखते हैं। ईवा एक प्रिंसेस है जिसे एक आदमी राजा सोरोन की कहानी सुनाता है। उनके पास एक जादुई ताज था जिससे वो कुछ भी कर सकते थे। वो ताज सबकी ख्वाहिशें पूरी करता था और सब उसे पाना चाहते थे। उन्हीं लोगों में था एक जफर नाम का जादूगर जो राजा को मारकर वो ताज लेना चाहता था। लेकिन राजा का जादू इतना ज़्यादा ताकतवर था कि जफर राजा को अपने जादू से मार नहीं पाता और ना ही उनका ताज ले पाता है। इसलिए गुस्से में अकबर राजा को श्राप दे देता है कि तुम हजारों सालों तक अकेले रहोगे और तुम्हें देखने वाला हर आदमी पत्थर का हो जाएगा। ईवा को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता है। तब उस आदमी ने कहा कि नहीं प्रिंसेस, यह सारी बातें सच हैं और राजा सोरोन के ताज की मदद से। अब हम मार्टिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अंधा है, लेकिन वह अंधे होते हुए भी बहुत अच्छा लोहार है। राजा के सभी सिपाहियों के हथियार वो खुद बनाता है। अभी वो हथियार ही बना रहा था कि एक आदमी ने आकर उससे पूछा, क्या राजा किसी जंग की तैयारी कर रहे हैं? तभी मार्टिन की माम यहाँ आती है और बोली, नहीं, राजा तो बीमार है। राजा का सलाहकार राजा के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। बेईमान है वो राजा के सल्तनत पर कब्जा करना चाहता है। यहीं पर दोबारा हम ईवा को देखते हैं जो अपने डैड के पास आई थी। अपने डैड से कहती है, मैं जान गई हूँ आपके इलाज का एक तरीका है। मैं जरूर सोरोन के पास जाऊंगी, ताज लेकर आऊंगी जिससे आप ठीक हो जाएंगे। तब राजा ने उससे कहा, नहीं मेरा बच्चा, ये सब कहानी है। यहाँ पर कोई सोरोन नहीं और ना ही कोई जादू ताज है। तुम बस किसी राजा को ढूंढो जिससे तुम शादी कर लो और फिर वो मेरी सारी सल्तनत संभाल ले। उसकी बात सुनकर ईवा दुखी होकर यहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी उसे होजो ने रोक लिया जो राजा का सलाहकार था। वह ईवा को बताता है कि राजा सोरोन की कहानी बिल्कुल सच है। राजा सोरोन के महल तक जाने का रास्ता एक मैप में आपके डैड ने सबसे छुपा कर रखा है। असल में सभी राजा सोरोन के ताज को ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन जो भी गए आज तक वह वापस नहीं आया। इसलिए अब राजा डरते हैं कि वहाँ कोई न जाए, लेकिन अगर आपके भाई होते तो वहाँ वो जरूर जाते। वो राजा के लिए यह खतरा मोड़ ले लेते। ईवा ने उसकी बातों को मान लिया, ये सोचे बगैर कि वह कोई चाल भी चल सकता है। रात होने पर ईवा ने राजा के कमरे से नक्शा चुरा लिया और अपने घोड़े पर सवार होकर वह वहाँ से निकल गई राजा सोरोन के ताज को लेने के लिए। बाहर जाने से पहले ईवा ने बहुत बड़ा गाउन पहन लिया था। इस गाउन की वजह से सिपाही ईवा को पहचान नहीं पाए। वो चोर समझकर ईवा को रोकने लगे, लेकिन वह अपने घोड़े से सबको धकेलते हुए यहाँ से निकल गई। होजो ये सब देख रहा था, लेकिन उसने ईवा को रोका नहीं और न ही उसे यहाँ से जाते हुए रोका। उसने जाने दिया और बल्कि उसके जाते ही उसने राजा को यह खबर दे दी कि राजकुमारी ईवा यहाँ से भाग गई है, शाही राजा सोरोन के ताज को लेने के लिए। ये सुनकर राजा डर गए और उसने कहा कि जाओ, सारे सिपाहियों को भेजो फौरन मेरी बेटी को ढूंढने के लिए। मुझे मेरी बेटी जिंदा सही सलामत वापस चाहिए। इस पर होजो बोला, ऐसे तो मुमकिन नहीं, यहाँ मुझे किसी को भी हुक्म देने की अथॉरिटी नहीं है। अगर आप मुझे यहाँ का राजा बनाएं तो मैं आपकी बेटी को ढूंढने का काम कर सकता हूँ। राजा जबकि अपनी बीमारी से पहले ही परेशान थे, अपनी बेटी की जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने तब अपने होजो को बादशाह बना दिया जब तक शहजादी यानी ईवा वापस नहीं लौट आती। यह सुनकर होजो बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि उसका प्लान सही से काम कर गया था और वैसे भी राजा सोरोन के महल से आज तक कोई वापस नहीं आया था। वो ईवा को तलाश करवाने के लिए भी किसी को नहीं भेजता क्योंकि अब उसे ईवा की जरूरत ही नहीं थी। और होजो अपने कमरे में जाकर अपने जादू शीशे में किसी से बात करता है और कहता है कि अब राजा ने मुझे यहाँ का नया राजा बना दिया। मैं जल्दी यहाँ का दूसरी सल्तनतों पर भी हमला करके उन सबको भी अपना बना लूंगा और फिर पूरी दुनिया पर राज करूंगा। देखना, राजकुमारी राजा सोरोन के महल जा रही है, वह तुम्हारे करीब से होकर गुजरेगी। उसे कभी वापस आने के लायक न छोड़ना। उनकी यह बात खत्म हो जाती है और दूसरी तरफ हमें दोबारा मार्टिन को दिखाया जाता है जो इस वक्त जंगल में था। अंधा होने के बावजूद भी वो बड़ी अच्छी से सारे काम कर रहा था और अब वो एक क्रिसमस ट्री लेकर घर आ जाता है जहाँ उसकी मम्मी से डांटती भी है, तुम क्यों रोज रोज से इतने खतरों में चले जाते हो। तब मार्टिन कहता है, मोम आप फिक्र ना क्या करें, मैं सारे काम कर सकता हूँ। बेशक मेरी आंखें नहीं, लेकिन मेरी बाकी सब सेंसेस ज्यादा काम करती हैं। वो क्रिसमस ट्री लेकर आया था क्योंकि आने वाले दिनों में क्रिसमस आने वाला था और वह इस ट्री को खुद सजाना चाहता था। अब ये लोग बातें ही कर रहे थे कि दिखाया जाता है कि ईवा भी उनके शहर में पहुंच गई। ईवा को अपनी पुरानी तलवार की धार लगवानी थी। अब उसने लोगों से किसी लोहार के बारे में पूछा तो लोग उसे मार्टिन के घर ले गए। मार्टिन उसके करीब जाता है और उससे पूछता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो ईवा कहती है, मुझे अपनी तलवार की धार लगवानी है और अपने घोड़े की नाल भी डलवानी है।
मार्टिन ने कहा, जब तक मैं ये सब करूं आप मेरी मोम के पास रह सकते हैं। ईवा को उसकी बात मानते हुए उसके घर का दरवाजा लॉक करने लगी। वो औरत जैसे ही बाहर निकली तो खुशी से हाँफ गई। वो ईवा को पहचान गई कि यह तो प्रिंसेस है। उसने प्रिंसेस को अपने घर देखा और वो इतनी कंफ्यूज हो गई कि उसे समझ नहीं आया कि वे क्या करे। उसने प्रिंसेस को अपने घर पर बिठाया और अपने घर पर बनी हर चीज उसके सामने रख दी। ये लोग बातें ये करने लगे कि कुछ ही देर में मार्टिन उनकी तेज हुई तलवार उनके पास ले आए और यहाँ बातों ही बातों में ईवा ने बताया कि वह राजा सौरन के महल जा रही है उनके ताज को लेने के लिए। तो मार्टिन की मम्मी ने कहा कि आप इतना खतरा क्यों मोल ले रही हैं, वहाँ जो भी जाता है आज तक वापस नहीं आता। तब ईवा ने कहा, मुझे खतरा मोल लेना ही पड़ेगा अपने डैड के लिए, क्योंकि मेरे डैड बहुत ज़्यादा बीमार है। तब मार्टिन की मम्मी ने कहा कि आप आज रात यहीं पर गुजार ली, क्योंकि रात में बहुत ही खतरनाक जंगल होता है, क्योंकि वह जान गई थी कि ईवा उनकी बात नहीं मानेगी। मार्टिन की मोम के कहने पर ईवा सोने के लिए चली गई और कुछ देर बाद मार्टिन ने अपनी मोम से कहा, मोम मैं भी प्रिंसेस ईवा के साथ जाऊंगा। यह सुनकर उनकी मोम ने कहा, बेवकूफ़ तो नहीं हो गए, इतने खतरे में मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तब मार्टिन ने कहा, मोम हम प्रिंसेस को भी अकेले जाने तो नहीं दे सकते ना। मार्टिन को इतना जिद करता देखकर उसकी मोम को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने मार्टिन की चाय में सोने की दवाई मिलाकर उसे पिला दी। सुबह देर से मार्टिन की आंख खुली और जब उसने अपनी मम्मी से ईवा के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि वह तो अब सुबह होते ही निकल गई थी। मार्टिन को शक हो गया था कि उसकी मॉम ने उसकी साथ कोई चाल चली है। अब यहाँ करीब से प्रिंसेस की खुशबू आ रही थी। खुशबू का पीछा करते हुए वो एक जगह पर पहुंचा तो वहाँ प्रिंसेस का रुमाल था। वो सब जब रुमाल पकड़े बैठा था तो तब उसकी मॉम ने कहा, मार्टिन क्या आज तुम्हें कोई काम नहीं करना, ऐसे क्यों बैठे हो। अपनी मॉम की बात सुनते ही वो लगले काटने लगा, लेकिन उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे प्रिंसेस का घोड़ा या प्रिंसेस करीब ही है। उसकी सोच बिल्कुल ठीक थी। कुछ ही सेकंड से प्रिंसेस का घोड़ा वहां आया और इसे देखकर मार्टिन समझ गया कि जरूर प्रिंसेस किसी खतरे में है। तभी तो घोड़ा अकेले वापस आया। भाग कर वो घर के अंदर गया और उसने कपड़े पहन लिए। उसने प्रिंसेस को बचाने का फैसला कर लिया था। पहले तो उसे उसकी मम्मी रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर उसका अटल फैसला देखते हुए उन्होंने उसकी बचाव के लिए कुल्हाड़ी उसे दी और साथ ही उसे आखिर वो खाने का सामान भी दिया। और फिर मार्टिन चला था प्रिंसेस को बचाने के लिए घने जंगलों से होता हुआ। आखिर वो उस एरिया में पहुंच ही गया था जहाँ से आगे वो लंबी पहाड़ शुरू होती थी, जिसके पीछे था सौरन का महल। यह घोड़ा अब आगे नहीं जा रहा था। तब उसे अपनी मॉम की बातें याद आई कि वह जगह इतनी खतरनाक है कि वहाँ जानवर भी जाने से डरते हैं। अब वो समझ गया था कि घोड़ा आगे नहीं जाएगा। आगे का सफर उसे अकेला ही तय करना पड़ेगा। अपनी कुल्हाड़ी से रास्तों को जांचते हुए वो एक दरवाजे तक पहुंचा, जिसके अंदर की तरफ एक छोटी सी सड़क और एक और दरवाजा था। वो दरवाजा सोरन की शक्ल का बना हुआ था और सोरन की मूर्ति के कान में गोल्बिन यानी एक बोना बैठा हुआ था, जो मार्टिन को देखते ही समझ गया था कि मार्टिन अंधा है और उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए बोलता है, मैं यहाँ का गार्ड हूँ, तुम मुझे कुछ दिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन मार्टिन कंफ्यूज हो गया। मार्टिन ने कहा कि मैं तो एक अंधा हूँ और एक आम आदमी हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तब वो गोल्बिन कहता है कि तुम्हारे बैग में क्या है। वो बोला, बस खाने पीने की चीज़ है। जिसे देख गोल्बिन के मुंह में पानी आ गया। एक बंद मार्टिन ने अब थोड़ी दूरी पर रख दिया ताकि उसे काट ले सके। उसे नहीं पता था कि गोल्बिन है। गोल्बिन ने जब ये वन टेस्ट किया था उसे बहुत मजे का लगा और लालच में वो अब मार्टिन के बैग में घुसने लगा। आवाज़ों से मार्टिन समझ गया कि यहाँ पे कोई है और उसने जल्दी से गोल्बिन को पकड़ भी लिया। इतने छोटे से हो, पकड़ कर वो हैरान था कि मार्टिन ने कहा, इतने छोटे से हो, कितना बड़ा झूठ बोल लेते हो और चोरा भी कर लेते हो। अब गोल्बिन ने कहा, असल में मुझे बहुत भूख लगती है और जंगल में कई दिनों तक खाने को भी कुछ नहीं मिलता, इतना अच्छा खाना कैसे छोड़ दूँ। ये सुनकर मार्टिन हंसा और मार्टिन ने उसे एक और बंद दिया। खुश होकर गोल्बिन ने भी उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे बताया, मैं जानता हूँ तुम प्रिंसेस को ढूंढते हुए यहाँ आए हो। रास्ते में चलते हुए तुम्हें एक बिच यानी एक डैन मिलेगी, वो तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हें प्रिंसेस तक पहुँचाने में आसानी हो जाएगी। लेकिन हाँ, याद रखना उस बिच के चुंगल में ना फंसना और अगर बिच तुम्हें अपने घर ले जाए तो उसकी बिल्ली को जरूर अपने साथ ले लेना। उसकी बातें सुनने के बाद मार्टिन अब अपने सफर को कंटिन्यू कर देता है और हम देखते हैं कि गोल्बिन अभी भी उसका पीछा कर रहा था, सिर्फ उसके खाने के लिए। चलते हुए मार्टिन को रास्ते में एक नदी मिलती है। गोल्बिन अभी भी उसका पीछा कर रहा था उसके खाने के लिए। जो रास्ते में नदी मिलती है उसका अंदाजा मार्टिन अपनी कुल्हाड़ी से लगाता है। वो देखता है कि वह नदी को आसानी से पार कर लेगा क्योंकि नदी इतनी गहरी नहीं है। वो अपने कपड़े उतारता है और नदी पार करता है और फिर बाद में अपने कपड़े पहनने शुरू कर देता है। अब थोड़ी दूरी पर उसे वो डायन मिल ही जाती है जिसके बारे में गोल्बिन ने उसे बताया था कि यह विच बहुत ही ज़्यादा अजीब शक्ल की थी। मार्टिन ने जब उससे प्रिंसेस के बारे में पूछा तो वह विच बोली, असल में मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता। कोई आई तो होगी प्रिंसेस यहाँ पे, लेकिन यहाँ कहाँ गई होगी मुझे याद नहीं। अगर तुम ये सब बातें जानना चाहते हो तो मेरे साथ मेरे घर चलो, क्योंकि मैं सब कुछ डायरी में लिख रहती हूँ और मैं तुम्हें पढ़कर बता दूंगी।
भोला मार्टिन उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है, उसके घर चला जाता है। बिच्छू ने सोचा आज तो मज़ा आ गया, मैं इसका गोश्त खाऊंगी। वह उसे एक स्टूल पर बैठाती है। आज तो वह बहुत ही खुश थी, लेकिन जैसे ही मार्टिन देखता है तो वह समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और बिच उसे दूध पीने के लिए देती है, उसमें बेहोशी की दवाई मिलाकर। मार्टिन उसे सुनते समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और गोल्विन की सारी बातें उसे याद आ जाती हैं। गोल्विन ने कहा था उस बुढ़िया से होशियार रहना, और तब वह समझ जाता है कि गड़बड़ है और वह अपना दिमाग लगाता है। फिर वह बोलता है कि मुझे बाहर से आवाज़ आ रही है, शायद बाहर कोई है, कोई तुम्हें बुला रहा है। बिच भागती हुई बड़ी तेजी से बाहर गई और सोचती है आज तो एक और शिकार मिल गया। उतने में ही पीछे से मार्टिन ने बिच के दूध से के साथ अपना दूध बदल दिया और जब बिच आई तो वह बोली बाहर तो कोई भी नहीं था, शायद तुम्हें वहम हुआ होगा। चलो ठीक है, अच्छे बच्चे की तरह अब तुम दूध पी लो। मार्टिन दूध पी लेता है और फिर बेहोश होने का नाटक करता है, क्योंकि उसे पता था कि बिच इतनी आसानी से नहीं मानेगी। उधर बिच आग जलाती है और सोचती है आज तो गर्मा गर्म गोश्त खाऊंगी, लेकिन इतने में खुद ही बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह खुद को गर्म पानी के ऊपर लटका हुआ देखती है, क्योंकि जहाँ से मार्टिन ने बांधा था। मार्टिन कहता है मुझे सच सच बताओ सब कुछ, नहीं तो मैं तुम्हारा अभी सूप बना दूंगा। बिच डर गई और उसने सच सच मार्टिन को बता दिया कि प्रिंसेस किस रास्ते पर गई थी। इसके बाद वो बिच बोली मुझे नीचे तो उतारो, लेकिन मार्टिन ने उसे उतारे बिना वहाँ से चल पड़ा। मार्टिन अब आगे की तरफ बढ़ने लगा, जो रास्ता बाकी में ही बहुत ज़्यादा खतरनाक था। यह पहाड़ियाँ थी जो हर कदम पे मुश्किलें लेकर आ रही थी। एक तो ऊंचाई में ये पहाड़ियाँ थी, मार्टिन को ऊपर की तरफ चढ़ते हुए बहुत नशा हो रहा था। अब यहाँ गोल्विन उसकी मदद करने के लिए बोला जिस पहाड़ी पर तुम चढ़ रहे हो ना, ये बहुत पतली है, अगर तुम नीचे गिर गए ना तो फंस जाओगे, निकलना आसान नहीं होगा। पर मार्टिन हिम्मत करता हुआ कुल्हाड़ी से ऊपर की ऊंचाइयों का अंदाजा लगाते हुए वो ऊपर की तरफ चढ़ता गया। उधर पीछे से भी बिच ने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी रस्सी काट दी। वह आज़ाद हो गई। उसने फौरन शीशे में किसी से बात करना शुरू किया। यह और कोई नहीं बल्कि होजो ही था। इसे उसने बताया कि मुझे लगता है अब तुम्हारा श्राप टूट जाएगा। होजो बोला क्या बकवास कर रही हो तुम, मेरा श्राप नहीं टूट सकता। तुम जानती हो कि वो श्राप मैंने ही दिया है। मैं ही हूँ असली सफर जो 1000 सालों से जिंदा हुआ है। मैं ही हूँ वो जादूगर जिसने वो श्राप दिया था। मैं अभी नहीं मरा तो वह श्राप कैसे टूट सकता है। तब वह बूढ़ी औरत कहती है कि अगर कोई सोरोन को देखे बिना एक दिन उसके साथ गुजार दे तो उसका श्राप टूट जाएगा और अब मार्टिन नामक बंदा तुम्हारा श्राप तोड़ देगा, क्योंकि वो अंधा है और वो सोरोन के महल की तरफ जा रहा है। ये सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो अपना सब कुछ छोड़कर तुरंत मार्टिन के पीछे आ गया। अब यहाँ मार्टिन को दिखाया जाता है जो एक अजीब सी पहाड़ी पर चढ़ रहा था, जिसका चढ़ना कहीं मुश्किल था। मार्टिन ने हिम्मत नहीं हारी और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए अपना पूरा जोर लगाते हुए वो ऊपर चढ़ने लगा। इस अंधे को ऊपर चढ़ता देखकर सफल यानी होजो हैरान परेशान हो गया और उसने अपने जादू से पहले यहाँ गोल्विन को पत्थर बना दिया जो उसे देख सकता था और मार्टिन की मदद कर सकता था, और फिर उसने मार्टिन को भी पहाड़ी से नीचे गिरा दिया इससे पहले कि वो जमीन से टकरा जाता और उसे कुछ हो जाता। होजो यानी जादूगर सफल गोल्विन की आवाज़ में उससे कहता है कि तुम नीचे गिरने वाले थे और मैं अपने जादू से तुम्हें बचा लिया, शुक्र करो मेरा। मार्टिन उसका शुक्रिया अदा करता है और उसके बाद जादूगर कहता है कि जब तक राजा सोरोन जिंदा है उसका श्राप भी जिंदा रहेगा। तुम अगर वहाँ जाकर राजा सोरोन को मार दोगे तो इसका श्राप खत्म हो जाएगा। तुम राजकुमारी को भी बचा लोगे और राजा को भी। ये सुनकर मार्टिन ने उसे मशवरा देने के लिए शुक्रिया अदा किया और दोबारा अपना सफर शुरू कर दिया। आखिरकार वो इतने तंग और मुश्किल पहाड़ी के ऊपर चढ़ ही गया जिसके आगे से राजा सोरोन का खंडर महल में ले जाता है। अंदर जाने पर हर चीज पत्थर की बनी हुई थी, क्योंकि इन चीजों को राजा सोरोन ने देख लिया था। यहाँ पर बहुत से लोग भी पत्थर की मूर्ति बने हुए थे जिन्होंने सोरोन की आंखों में देख लिया था। वो इन पत्थरों की मूर्तियों को पकड़ता आगे पहुँचता है। एक मूर्ति के पहुँचने पर उसे बिल्कुल प्रिंसेस के कपड़ों जैसे स्मेल आ जाती है और वह समझ गया कि यही प्रिंसेस है। राजा सोरोन उस आदमी को देखकर बहुत हैरान हो गए। कई मरतबा वो राजा सोरोन की तरफ मुंह कर चुका था और राजा उसे देख भी चुका था, लेकिन फिर भी पत्थर का नहीं बना। दुखी सोरोन हैरान होकर उससे पूछता है तुम पत्थर के क्यों नहीं बने। तभी तक मार्टिन कहता है क्योंकि मैं अंधा हूँ, तुम्हें देख नहीं सकता। मैं यहाँ पर तुम्हारा श्राप तोड़ने के लिए आया हूँ। सोरोन भी 1000 साल से इस तरह लाइफ से तंग आ चुका था। उसने मार्टिन से पूछा तुम्हारे पास कौन सा रास्ता है श्राप तोड़ने का। तब मार्टिन ने बताया कि मुझे गोल्विन से पता चला है कि अगर मैं आपको मार दूँ तो आपका श्राप टूट जाएगा। अपनी जिंदगी से तंग सोरोन ने उसके सामने घुटने टेक दिए और उससे कहा मार दो मुझे, अगर इसमें ही सबकी बुलाई है तो मार दो। मैंने आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर इस चीज़ की मुझे सजा मिलती है तो मार दो मुझे। मार्टिन ने कहा ठीक है। वह मार्टिन मारने के लिए कुल्हाड़ी उठा भी ली, लेकिन उसे सोरोन को मारना अच्छा नहीं लगा। उसने सोरोन से कहा आपने आज तक किसी को नहीं मारा, कोई जुल्म नहीं किया, तो
आपको ये सजा क्यों मिले। ये सब बातें सुनते ही अब अचानक से जादूगर सफल उनके सामने आ जाता है और मार्टिन से कहता है कि तुमने इसे मारा नहीं, मेरा सारा प्लान तुमने चौपट कर दिया। अब देखना मैं तुम्हें बताता हूँ। वह अपने काले जादू से मार्टिन को टकन नीचे पटक देता है। मार्टिन इस मतरवा खड़ा ही हो जाता है और बोलता है, मैं उसी टाइम समझ गया था कि वो गोल्डी नहीं और कोई ही बोल रहा है। शुक्र करो मैं राजा को मारा नहीं, वरना मेरे हाथ से बहुत बड़ा जुल्म हो जाता। उसकी यह बातें सुनकर जादूगर को एक और मतरवा गुस्सा आया और उसने मार्टिन को फिर से पटक दिया अपने काले जादू से और उसने मार्टिन को मारना शुरू कर दिया और उसने मार्टिन को अपने काले जादू में जकड़ लिया। मार्टिन बिल्कुल मरने ही के करीब था तो जादूगर ने दोबारा जमीन पर फेंक दिया और बोला कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तड़पते हुए मार्टिन के पास सोरोन ने उसकी ही कुल्हाड़ी फेंकी। कुल्हाड़ी को अपने पाप के पास रखते मार्टिन ने समझ गया कि उसे क्या करना है। यहाँ जादूगर भी एक ही बार में मार्टिन को मारने की तैयारी कर रहा था और वह यह धमकी मार्टिन को दे भी चुका था। उसने कहा था इससे पहले कि वह अपना जादूगर करता और मार्टिन को मार देता, एकदम से मार्टिन कुल्हाड़ी उठाकर घुमाते हुए उसके सीने में फेंक देता है, जिससे सफल का काला जादू यहीं पर खत्म होने लग जाता है। और इसके बाद करीब जाकर मार्टिन उसके सीने से जैसी कुल्हाड़ी निकालता है तो जादूगर मर जाता है और काला धुआं चारों तरफ फैल जाता है। उसकी बॉडी भी काले धुएं में मिल जाती है और यहाँ पर एक छोटा सा चूहा रह जाता है जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी मार्टिन की बिल्ली जो मार्टिन बीच के घर से लेकर आया था वो चूहे को पकड़कर खा जाती है और ऐसे सफर का सारा किस्सा तमाम हो जाता है। राजा सोरन के ऊपर से उसका श्राप यानी कर्ज भी टूट जाता है। यहाँ पत्थर के सभी बने लोग आजाद हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। मार्टिन की यह बात देखकर सोरन बहुत खुश था और वह कहता है मांगो, तुम क्या मांगते हो। मार्टिन ने कहा मुझे सिर्फ प्रिंसेस ईवा को बचाना आया था, इसके अलावा कुछ नहीं। सोरन को उसकी खुददारी भी पसंद आती है और वह जानता है कि तुम्हें इस वक्त क्या चाहिए और तुम्हें इस वक्त सबसे ज़्यादा किस चीज़ की जरूरत है। वह मार्टिन को उसकी आंखों की रोशनी दे देता है। मार्टिन पहली मरतबा यह सारी दुनिया देख रहा था और बहुत ज़्यादा खुश था। यह लोग सब अब जाने ही वाले थे, लेकिन तभी सोरन ने उससे कहा रुको, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, जल्दी मर जाऊंगा, मेरी सल्तनत अकेली रह जाएगी। इसलिए आज से मैं तुम्हें और प्रिंसेस ईवा को यहाँ का राजा और रानी बनाता हूँ, अपनी सल्तनत क्यों तुम्हारे हाथों में देता हूँ। यह फैसला सुनकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये दोनों सोरन से वादा करते हैं कि जल्दी ये लोग अपने घर वालों से मिलकर यहाँ वापस आ जाएंगे और ये सब कुछ संभाल लेंगे। यहाँ पर ईवा भी सोरन से अपने डैड को ठीक करने की विश मांगती है और सोरन उसकी भी विश पूरी कर देता है। इसके बाद वो इन दोनों को उनके घर के करीब छोड़ देता है। यह लोग जब घर वापस आए तो यहाँ पे सब कुछ पहले जैसा ही हो गया था और राजा ने ठीक होकर अपना सारा निजाम संभाल लिया था। सभी अमन में थे और खुश थे। यह देखकर प्रिंसेस ईवा भी खुश हुई और उसके डैड भी उसे देखकर फख्र करने लगे। आखिर में दिखाया गया कि मार्टिन और प्रिंस ईवा की शादी हो गई। इसके बाद वह सोरन की हुकूमत संभालने लगे और इस तरह इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई।